नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीज इकोन में। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी यूपीपीसीएस का पीवाईक्यूज 2010 से 2023 तक। ये इकोनॉमी का सेकंड पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने चैनल पे ऑलरेडी ला रखा है, तो अगर आप लोगों ने यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस पार्ट को देखने से पहले आप वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। ठीक है, इससे क्या होगा, सीक्वेंस आपको पता रहेगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये है टर्शरी सेक्टर। अगर ये समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है, ये वीडियो डायरेक्ट आप देख रहे हैं, इससे पहले कि कोई भी वीडियोस हमारे चैनल पे नहीं देखे हैं, तो आप जाकर के देखिए। हमने यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज़ का सीरीज़ चला रखा। ठीक है, ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। ठीक है, चलिए आइए के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, किस टॉपिक से? टॉपिक देखिए टर्शरी सेक्टर दिया हुआ। क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग 2006 to 10 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस सेक्टर रजिस्टर्ड फास्टेस्ट ग्रोथ इन इंडिया। ये कह रहा है 2006 से 2010 तक में कौन सा सर्विस सेक्टर का कौन सा सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ है भारत में? किस सेक्टर का? बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन का। यहाँ से देखो दो चीज़ क्लियर हुई, कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में आता है, ये भी समझ में आया। और कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ था 2006 से 2010 तक में। आइए देखते हैं। देखिए 2010 से 2010 में 2006 से 2010 में कम्युनिकेशन सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोथ इन इंडिया अराउंड 25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन स्टेट जीडीपी हैज़ बीन लार्जेस्ट इन 2008-9। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2008-9 में है किस स्टेट में सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा स्टेट जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन रहा है? मतलब कि जैसे ये हुआ ना स्टेट जीडीपी का, तो इसमें 3 सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी को ही सर्विस सेक्टर कहते हैं, पता ही है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये कह रहा है कि स्टेट जीडीपी में, मतलब ये पूरा हुआ स्टेट जीडीपी में किस स्टेट का सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है? तो दिल्ली में 2008-9 के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं। देखो 2008-9 के अकॉर्डिंग टॉप 4 स्टेट यूटी इन विच सर्विस सेक्टर हैज़ लार्जेस्ट शेयर इन स्टेट जीडीपी। कौन कौन सा? दिल्ली, चंडीगढ़, केरला, महाराष्ट्र। ठीक, सबसे ज़्यादा दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। ये कह रहा है इंडियन इकोनॉमी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? तो ये देखते हैं। 2010 के अकॉर्डिंग है, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 16% बट इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इज ओनली 1.6%। ये सही है 2010 के अकॉर्डिंग। ठीक, शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर ओनली 25%, ये गलत है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का शेयर कितना है बताइए? 2009-10 के अकॉर्डिंग 57.09% था। ठीक है, और जहाँ पे ये 9-10 के अकॉर्डिंग है, और 12-13 के अकॉर्डिंग 59% था, 25% बस नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर बी होगा। ये देखते हैं। देखो स्टेटमेंट बी टोटली रॉन्ग है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि सर्विस सेक्टर का शेयर 2009-10 में 57% था, जहाँ पे 12 और 13 में 59.29% था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन, लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया कम्स फ्रॉम। ये कह रहा है इंडिया में जीडीपी में, जो जीडीपी होता है उसमें भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर किस सेक्टर से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, सी दिया हुआ सर्विस सेक्टर, डी है डिफेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें पता है सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2014 का क्वेश्चन क्या है? शेयर ऑफ सर्विस इन इंडियाज जीडीपी एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2012-13 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर कितना परसेंट है और टोटल एम्प्लॉयमेंट 2012-13 में कितना है, ये पूछा हुआ है दोनों को। ठीक है, 12-13 में सर्विस सेक्टर 55 से 55 से 59, मतलब अप्रॉक्स 57% मानिए। ठीक है, मिनट, अप्रॉक्स 57% मानिए जीडीपी इंडिया के। ठीक, और जहाँ पर टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना? 28%। आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये बी हुआ ना। आइए सोल्यूशन देखते हैं। देखो शेयर ऑफ सर्विस इन इंडियाज जीडीपी एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2012 एंड 13 रेस्पेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 56.9 और 28.1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे
2018-19 share of service in India's GVA total employment in 2018-19 was 54.3% and 34% respectively. इंडियाज़ का GVA 54.3%। GV देखो, भारत का जो GV है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, उसमें सर्विस सेक्टर का शेयर कितना था 18-19 में 54.3, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट में 34%, मतलब यहाँ से इंक्रीज हुआ ना, ये तो डिक्रीज हुआ बट टोटल एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। जीडीपी में कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है वही पूछ लिया है। सर्विस सेक्टर का ज़्यादा होता है, फिर इंडस्ट्री का, फिर एग्रीकल्चर का। ये आपको पता ही है, बहुत बार देखे। ठीक है, डी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू। इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2010 का क्वेश्चन, इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड टू प्राइमरी डेफिसिट इट इज इक्विवेलेंट टू। तो हमें पता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट, जितना प्राइमरी डेफिसिट है उसमें अगर इंटरेस्ट पेमेंट को हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा आएगा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को घटा देंगे तो वो आएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। बी आया समझ में ना, कि प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। बी आंसर होगा। चलिए 2010 का क्वेश्चन क्या है, हु हैड सजेस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली बार एक्सपेंडिचर टैक्स को इम्पोज करने की बात किया था। तो कल्डोर ने एक्सपेंडिचर टैक्स भारत में लगना चाहिए, उसकी बात पहले कल्डोर ने किया था। ये देखते हैं, इन ऑर्डर टू वाइडन द टैक्स बेस Kaldor in his tax reform proposal for India suggested the imposition of expenditure tax in India for the first time। ठीक है, इन्होंने वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और गिफ्ट टैक्स के बारे में भी सजेशन दिया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 2010 का क्वेश्चन, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 2011-12 अ न्यू कैटेगरी ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन इन लिखा है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 2011-12 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट निकाला था उसमें एक न्यू कैटेगरी था, कौन सा, वेरी सीनियर सिटीजन बनाया गया था फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए ये एक नई कैटेगरी बनाई गई थी 2011-12 में। ठीक, तो कह रहा है कि इस कैटेगरी में पर्सन किस एज को कवर करेंगे, 80 ईयर्स एंड अबव। वेरी सीनियर सिटीजन कौन होंगे, 80 और 80 साल से अधिक के लोग। आइए देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 2011-12 में एक नई कैटेगरी बनी थी जिसको वेरी और सुपर सीनियर सिटीजन बोला गया था टैक्स पर्पस के लिए। ठीक, इस कैटेगरी में कौन थे, रेसिडेंट ऑफ एज 80 ईयर्स और अबव, मतलब कि 80 या 80 साल से अधिक लोगों को इस कैटेगरी में लिया गया था। ठीक है, चलिए 2010 का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेंट्रल सेल टैक्स। ये कह रहा है सेंट्रल सेल टैक्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इट इज़ लेविड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। हाँ, सेंट्रल सेल टैक्स इंटर स्टेट ट्रेड में लगता है, सही है। इट इज़ लेविड इन यूटीज़ में भी लगता है। एसईजेड नहीं, एसईजेड में नहीं लगता। आइए देखते हैं, देखो सेंट्रल सेल टैक्स कहाँ लगता है, इंटर स्टेट ट्रेड में, ट्रेड इन यूटीज़ में, जहाँ पे एसईजेड एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, एसईजेड एग्जेम्प्टेड है, याद रखिएगा। सब्ज्यूम्ड कौन करता है, सब्ज्यूम्ड किसके द्वारा हुआ था, जीएसटी द्वारा। जीएसटी सिंगल कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑपरेशन में कब से आया, 1 जुलाई 2017 से। किस पे लगा था, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रिप्लेस्ड वेरियस, मतलब जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे सबको इकट्ठा करके ये एक तरह का टैक्स हो गया था, जीएसटी। है तो आपको पता ही। ठीक है, चलिए 2010 और 2011 दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन बजट फॉर 2011-12 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ एलोकेटेड लार्जेस्ट आउटले। ये कह रहा है कि 2011-12 में जो 2011-12 का यूनियन बजट था उसमें से किस सेक्टर का आउटले सबसे ज़्यादा था। तो एनर्जी सेक्टर को सबसे ज़्यादा आउटले दिया गया था 2011-12 बजट में। देखो 2012 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी। ये कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से फिस्कल पॉलिसी कौन चलाता है, फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है। ठीक है, बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आइए देखते हैं, देखो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फॉर्मुलेट करते हैं, फिस्कल पॉलिसी, जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, आरबीआई, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, फिस्कल पॉलिसी कौन करेगा, गवर्नमेंट,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ही तो है। कहाँ की? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, फाइनेंस की मिनिस्ट्री, ठीक है। जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कौन करेगा? आरबीआई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2013 का क्वेश्चन क्या देखते हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्विस टैक्स। मतलब कि ये देखिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ सर्विस टैक्स के बारे में। फिर क्या कह रहा है? ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा है इनमें से करेक्ट आंसर हमें चूज करना, ठीक है। आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया इट इज़ डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये देखो दोनों में से सही एक ही हो सकता है ना, आया समझ में? तो क्या होगा? ये गलत है। सर्विस टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1994-95 में। ये भी सही है, मतलब बी आंसर होगा। ये देखते हैं, देखिए सर्विस टैक्स क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? फाइनेंशियल ईयर 1994-95 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? चिलिया कमेटी, याद रखिएगा, चिलिया कमेटी। सर्विस टैक्स हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाई जीएसटी। कब? 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी से रिप्लेस्ड हो गया था, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर इज इम्पोज्ड बाय। लिक्वर पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो किसके द्वारा इम्पोज की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट। देखो एक्साइज ड्यूटी लिक्वर पे किसके द्वारा इम्पोज की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये कहाँ पे मेंशन है? स्टेट लिस्ट, मतलब कि 7 शेड्यूल में जो सेकंड लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये लिक्वर के बारे में मेंशन है, ठीक है। याद रखिएगा लिक्वर उसी में आता है। चलिए 2014 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रेलवे बजट 2013-14 हैज़ बीन अप्रूव्ड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू हाइपर लग्जरी क्लास इज टू बी कॉल्ड। ये कह रहा है 2013-14 में जो रेलवे बजट हुआ अप्रूव हुआ था उसमें एक न्यू हाइपर लग्जरी क्लास भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा? न्यू हाइपर लग्जरी क्लास, इसको अनुभूति कहा जाएगा। 2013-14 में रेलवे बजट में एक नया वो हुआ था, एक नया क्लास इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या? हाइपर लग्जरी क्लास। इसको क्या कहेंगे? अनुभूति। ये देखते हैं 2013-14 में रेलवे बजट क्या इंट्रोड्यूस किया था? अनुभूति कोचेस विथ एक्सीलेंट टेक ड्राइवन एमेनिटीज इन सेलेक्टेड राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन। कुछ सेलेक्टेड राजधानी और शताब्दी ट्रेन में क्या था? एक्सीलेंट टेक ड्राइवन एमिनिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक। चलिए 2015 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। इकोनॉमी सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। जो इकोनॉमिक सर्वे भारत में होता है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। देखिए ए क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आया समझ में ना? 2015 का क्वेश्चन वैल्यू एडेड टैक्सेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में वैल्यू एडेड टैक्स जिसको VAT कहते हैं ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2005 में। देखो सी 2005। 2015 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। Which one of the following is most important item of non-plan expenditure of central government during 2015-16 बजट? दो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2015-16 का जो बजट था, जो सेंट्रल बजट, यूनियन बजट जिसको कहते हैं, उसमें से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम क्या था? मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या था? इंटरेस्ट पेमेंट। आइए देखते हैं। देखो 2015-16 में जो यूनियन बजट आया था उसमें इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर कंट्रीब्यूट किया था। याद रखिएगा लार्जेस्ट शेयर किसका था? इंटरेस्ट पेमेंट का। ये क्या है? एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, तो हमें पता ही है। एक्सपेंडिचर दो तरह का, जब बजट आता है तो उसमें जो खर्चे होते हैं दो तरीके के खर्चे दिखाए जाते हैं एक्सपेंडिचर। एक तो प्लान्ड होता है एक्सपेंडिचर में और एक नॉन प्लान्ड होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है ये जो क्लासिफिकेशन है प्लान और नॉन प्लान के बीच में, इसको एलिमिनेट किया गया कब किया गया था? यूनियन बजट से 2017-18 में। इंटरेस्ट पेमेंट स्टिल लार्जेस्ट आइटम था यूनियन बजट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन एन इकोनॉमी? ये कह रहा है इकोनॉमी पे डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बताइए। देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होगा? जो लोग फाइनेंस कर रहे हैं, मतलब कि बैंक में पैसे कम जा रहे हैं। जब बैंक में पैसे कम जाएंगे तो मनी मार्केट में ज़्यादा रहेगी। जब यहाँ बैंक, ये मान लो बैंक है और ये मार्केट है, या तो पैसा मार्केट में रहेगा या तो बैंक में रहेगा, तो कंफर्म है। तो फाइनेंसिंग का मतलब बैंक में जाना। जब बैंक में कम जा रहा है तो मार्केट में ज़्यादा रहेगा, मतलब कि मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगी। देखो सी आया ना समझ में? चलिए 2016 का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रेलवे बजट 2016-17 विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेटअप अंडर रेलवे। ये कह रहा है 2016-17 रेलवे बजट के अकॉर्डिंग रेलवे में एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया? श्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन। देखो
रेलवे बजट 2016-17 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या अनाउंस किया कि एक स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट होगा फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसको क्या कहते हैं, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। किस लिए था ये, टू ड्राइव लॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन गाइडेड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो मेन आप ये याद रखिएगा, श्रेष्ठ और इसका फुल फॉर्म। ठीक, चलिए 2016 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कमिटी विच हैज़ रिकमेंडेड एबॉलिशन ऑफ टैक्स रिबेट्स अंडर सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में जो टैक्स है उसको एबॉलिश करने की बात की थी, टैक्स रिबेट्स को एबॉलिश करने का रिकमेंडेशन दिए थे। बताइए कौन सी कमेटी थी, केलकर कमेटी ने ये रिकमेंड किया था इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 88 में जो लगता है टैक्स रिबेट उसको एबॉलिश करने की बात। आइए देखते हैं। द टास्क ऑन डायरेक्ट टैक्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विजय एल केलकर, इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, एलिमिनेशन ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स। टैक्स इंसेंटिव्स को एलिमिनेट करने की बात की थी, जो कि कहाँ पे बात किया गया, सेक्शन 88 ATL एंड इंटरेस्ट इनकम अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अभी हमने पीछे भी इसको देखा, बट वो थोड़ा सा घुमा के था। बताइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो यूनियन गवर्नमेंट का जो आता है क्या बजट, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम कौन सा है। जब आप बजट को डिटेल में स्टैटिक पोर्शन पढ़े होंगे तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बजट 2 में होगा ना, रेवेन्यू कैपिटल, हाँ रेवेन्यू में 2 आएगा, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे कैपिटल में भी 2 आएगा, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। यहाँ तो हम सिर्फ PYQs कर रहे हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम क्या है, बताइए। इंटरेस्ट पेमेंट पीछे भी हम देखे ही हैं। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब कहाँ आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये सब आते हैं। ठीक, इंटरेस्ट पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट आइटम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ GST फ्रॉम जुलाई 2017 इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट। ये कह रहा है GST जो लगाया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो उसका एम क्या था, एक्सपेक्टेड टू क्रिएट किस लिए था, यूनिफॉर्मिटी इन इंडियन मार्केट, हाँ इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस, हाँ जैसे ओवरऑल जो इंडियन मार्केट है उसमें यूनिफॉर्मिटी, हर जगह हर सामान की वैल्यू एक होगी, ये हुई यूनिफॉर्मिटी। हाँ, और जो टैक्स था, जैसे क्या होता था पहले स्टेट वाइज टैक्सेस अलग अलग लगते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना है सामान तो हर जगह और बहुत सारे टैक्स लगते थे, उन सबको इम्प्रूव करना जिससे कि ओवरऑल एक ही टैक्स लगे, तो ये भी होगा, डी आंसर होगा। देखो आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, ये एक एक करके देखते हैं। पॉलिसी कट मोशन के बारे में क्या दिया हुआ, बजट डिमांड टू रिड्यूस टू ₹1, सही है, पॉलिसी कट मोशन का मतलब यही होता है। इकोनॉमी कट, बजट डिमांड टू मोशन रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट, ये भी सही है। टोकन कट मोशन, बजट डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹100। देखो बस ये ध्यान देना, 100 के लिए बाय ₹1, स्पेसिफाइड अमाउंट होगा तब इकोनॉमी कट होगा। ठीक है, ₹1 से कम होगा तो पॉलिसी कट होगा, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट होगा तो इकोनॉमी कट होगा, और ₹100 से कम का होगा तो टोकन कट होगा। वोट ऑन अकाउंट, पार्लियामेंट्री सैंक्शन ऑफ ऑल बजटरी डिमांड फॉर ग्रांट इन फाइनेंशियल ईयर, ये गलत है, ये देखते हैं। देखो वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होगा, वोट ऑन अकाउंट ये एक स्पेशल प्रोविज़न दिया है, किसको दिया जाता है, गवर्नमेंट को, किस लिए, टू ऑब्टेन द वोट ऑफ पार्लियामेंट टू विड्रॉ मनी, पैसे निकालने के लिए, ग्रांट इन एडवांस, एडवांस में पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट से वोट ऑब्टेन करना। ठीक है, जिससे कि जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर नीड है उसको फुलफिल कर सके, उस पैसे से फुलफिल कर सके। मतलब कि अगर किसी को एडवांस गवर्नमेंट को अगर एडवांस चाहिए होगा, ठीक है, किस लिए,
जो फ्यूचर का एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है, उसको फुलफिल करने के लिए अगर गवर्नमेंट को एडवांस में पैसे चाहिए होंगे तो वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट से वोट लेंगे। उसी को क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट, याद रखिएगा। ठीक। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे अगर निकालना है, इसमें मतलब पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट आखिर कहाँ से पैसे लेगी जो एडवांस पैसे ले रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चलिए 2017 का क्वेश्चन, ग्रोथ इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज द हाईएस्ट इन द ईयर। ये कह रहा है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जिसको जीटीआर भी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस ईयर में देखा गया, 2016-17। डी 2016-17 में जो ये था ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ था। ठीक है। 2017 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड। ये कह रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग पहले किस कंट्री में अडॉप्ट किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री में सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग को अडॉप्ट किया गया, बताइए। यूएसए में। देखते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग जेबीबी मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। ठीक। चलिए 2017 का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है भारत सरकार के द्वारा सक्षम प्रोजेक्ट को अप्रूवमेंट मिल गई है, ये किससे रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ SC/ST पॉपुलेशन, नहीं। मिलिट्री यूनिट फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, नहीं। न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क, हाँ सक्षम प्रोजेक्ट एक इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क। हाँ ये देखते हैं, प्रोजेक्ट सक्षम क्या है, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। किसके द्वारा अप्रूवमेंट इसको मिल गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कब, 2016 में। ठीक है। चलिए 2017 का क्वेश्चन, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये कह रहा है 2015-16 में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी होगा। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, आइए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन होगा इसमें से, नहीं ये नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म टू लिमिटेड एंट्री, ये भी नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म विथ लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिस्ट, ये होगा। चक्रव्यूह का मतलब क्या होता है, जाल, तो ये तो जाल हुआ ना। इंडियन इकोनॉमी का मूवमेंट कहाँ से, सोशलिज्म से लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट, जो एग्जिट का रास्ता है वो लिमिटेड है। चक्रव्यूह का मतलब यही होता है ना कि आप ऐसे गोल 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 इसी में रह जाओ, एंट्री तो आप कर ले रहे हो बट सोशलिज्म से आप मार्केट की तरफ एंट्री कर रहे हो, बट मार्केटिज्म से निकलने का जो रास्ता है, एग्जिट रास्ता है, वो कम है। ये है चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आइए देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के अकॉर्डिंग क्या है, क्या इन्वोक किया, लीगेंस ऑफ चक्रव्यूह फ्रॉम महाभारत डिस्क्राइबिंग द एबिलिटी टू एंटर बट नॉट एग्जिट, मतलब अंदर तो आप घुस सकते हो आराम से सोशलिज्म से मार्केटिज्म की तरह, बट मार्केटिज्म से निकलना पॉसिबल नहीं होगा, एग्जिट रास्ता कम है। ठीक है, एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज है, याद रखिएगा। ठीक है, चक्रव्यूह का मतलब यही होता है, नाम से उसको आप समझ जाएंगे। 2017 का क्वेश्चन, नॉन प्लान ग्रांट टू स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंटर का जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे राज्य सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जो नॉन प्लान ग्रांट दिया जाता है वो किसके रिकमेंडेशन पे दिया जाता है, फाइनेंस कमीशन। देखो, नॉन प्लान ग्रांट स्टेट को किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलता है किसके रिकमेंडेशन पे मिलता है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ठीक। चलिए 2018 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है निम्नलिखित में से डायरेक्ट टैक्स कोड किससे रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। देखो, डायरेक्ट टैक्स कोड भारत में किससे रिलेटेड है, इनकम टैक्स। ठीक। चलिए 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय ग्राम पंचायत। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स ग्राम पंचायत द्वारा लेविड है, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स। जो लोकल फेयर्स का मतलब क्या होता है, जो गांव में मेले वगैरह होते हैं, ठीक है, उस पर जो टैक्स इम्पोज होगा वो किसके द्वारा होता है, ग्राम पंचायत द्वारा होता है। ठीक। चलिए देखो 2021 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज अ न्यू लेवी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, दिस सेस विल बी लेविड ऑन हाउ मच प्रोडक्ट। ये कह रहा है 2021-22 यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस लगाया। ठीक है, क्या लगाया,
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया। कब? 2021-22 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या लगाया? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। तो ये कह रहा है ये जो सेस लगा वो कितने प्रोडक्ट्स पे लगा? 29 प्रोडक्ट्स पे ये सेस लगाया गया था। इसीलिए अब देखो इन सब से क्या हो रहा है, आपको लग रहा है ना कि जो इस साल का हमारा बजट आया है यूनियन बजट, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, हर पेपर के लिए, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। ठीक, समझ में आया ना? चलिए 2021 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी? ये तो सबको पता है, 101 जो 101 संशोधन अधिनियम आया था उसमें से जीएसटी को कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। देखते हैं, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो एफसीआई होता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? देखते हैं, टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अभी हमने पीछे भी देखा। ठीक है, जो टैक्स रेवेन्यू है वो यूनियन और स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे होगा? वो एफसीआई के रिकमेंडेशन पे होता है और एफसीआई की प्राइमरी ड्यूटी ही यही होती है। ठीक है, एनुअल बजट को प्रिपेयर करना ये प्राइमरी ड्यूटी नहीं होती है। एडवाइज द प्रेसिडेंट फाइनेंशियल मैटर नहीं, एलोकेट फंड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट नहीं। मेन ड्यूटी क्या होता है? यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका रिकमेंडेशन। ठीक है, चलिए 2021 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? ये कह रहा है भारत का जो पहला फाइनेंस कमीशन हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे? श्री केसी नियोगी, श्री केसी नियोगी जी पहले फाइनेंस कमीशन थे भारत के। ठीक, बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्लानिंग। तो आइए देखते हैं प्लानिंग पे कैसे क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2011 का क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? जो पहला 5 ईयर प्लान था उसकी क्या प्रायोरिटी थी? एग्रीकल्चर पे। पहला जो 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस कहाँ पे था? एग्रीकल्चर पे। देखो कब आया था? 1951 से 1956। किसके द्वारा, किस पे बेस्ड था? हेरोड डोमर मॉडल, ये भी याद रखिएगा, हेरोड डोमर मॉडल पे। प्लान का मेन फोकस कहाँ पे था? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। इट वॉज सक्सेसफुल प्लान प्राइमरली बिकॉज ऑफ गुड हार्वेस्ट इन द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, सक्सेसफुल था, ये याद रखिएगा। 2012 का क्वेश्चन, ये कह रहा है जो 12th 5 ईयर प्लान था वो किस टाइम में था? तो 2012 से 2017 तक में। देखो 2012 का क्वेश्चन भी है, उसी टाइम का यह था। ठीक है, 12वां 5 ईयर प्लान कब था? 2012 से 2017, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2012 का क्वेश्चन देखते हैं, what is the expected target of development in the vision paper of 12th 5 ईयर प्लान as expected by National Development Council? ये कह रहे हैं जो 12वां 5 ईयर प्लान था उसमें टारगेट ऑफ डेवलपमेंट कितना था? विजन पेपर में जो टारगेट ऑफ डेवलपमेंट सेट किया गया था वो कितने परसेंट का था? 9% का विजन पेपर में टारगेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का टारगेट 9% विजन पेपर में एक्सपेक्ट किया गया था। कब? 12th 5 ईयर प्लान में, याद रखिएगा। देखो जो विजन पेपर था 12th 5 ईयर प्लान का उसमें 9% का एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट सेट किया गया था। ठीक, चलिए सॉरी 2014 का क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या थी? अब तो ये चेंज हो गया ना, प्लानिंग कमीशन अब क्या हो गया? नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। बट जो प्लानिंग कमीशन था ये वो पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि ये क्या थे? क्वासी पॉलिटिकल बॉडी। चलो 2014 का क्वेश्चन, ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान। अब ये देखो 12th 5 ईयर प्लान के ही तो बीच में आ रहा है, 2012 से 2017 के बीच में 12th 5 ईयर प्लान से ही क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, बट अभी क्या होता है, प्लानिंग से क्वेश्चंस कम रहते हैं, नीति आयोग से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो को चेंज करके नीति आयोग मतलब कन्वर्ट कर दिया गया ना, तो इसीलिए नीति आयोग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिश फार्मिंग हैज़ बीन एस्टिमेटेड। ये कह रहा है जो 12th 5 ईयर प्लान है 2012 से लेकर के 2017 तक में, उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिश फार्मिंग का ग्रोथ रेट कितना फिक्स किया गया है। जो फिक्स किया जाता है ना, मतलब इस्टीमेट किया जाता है, मान के चला जाता है कि इतना ग्रोथ होना चाहिए। तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिश फार्मिंग में कितना ग्रोथ रेट फिक्स किया गया है? 4% का ग्रोथ रेट। आइए देखते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज 4%। ठीक है, कब? ये ध्यान दीजिएगा 12th 5 ईयर प्लान में।
चलिए 2014 का क्वेश्चन, विच प्लान अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लान, ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रिलायंस एंड नेट जीरो फॉरेन एड। ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का 2 मेन ऑब्जेक्टिव था क्या, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाओ, और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस और फॉर दैट मैटर सेल्फ सफिशियंसी। ठीक है, मतलब कि जीरो फॉरेन एड, हम फॉरेन से हेल्प नहीं लेंगे, जो भी होगा इंडियन ही होगा। 2015 का क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 5 ईयर प्लान का जो मेन एम था, उसका फोकस टोटल किधर था, ग्रोथ, भारत का ग्रोथ किसके साथ, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ। तो ये 9th 5 ईयर प्लान था। देखते हैं 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, इसका क्या मेन एम था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, चलिए 2016 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर विमेंस कंपोनेंट प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड एज मेजर स्ट्रेटेजी। ये कह रहा है किस 5 ईयर प्लान में विमेंस कंपोनेंट को मेजर स्ट्रेटेजी की तरह इंट्रोड्यूस किया था, 9th 5 ईयर प्लान में ही। 9th 5 ईयर प्लान में ही विमेंस को क्या किया गया था, विमेंस कंपोनेंट को एक मेजर कि ये मेजर रोल प्ले कर सकती हैं, भारत को ऊपर बढ़ाने में, भारत के डेवलपमेंट में लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 9th। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम गरीबी हटाओ। अभी हमने पीछे देखा गरीबी हटाओ किसका था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का, सी। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इमर्ज्ड एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन इंडिया इन 2014-15। ये कह रहा है 2014-15 के अकॉर्डिंग नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किस स्टेट की है, किस राज्य की इकोनॉमी सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, बिहार। आइए देखते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था, 2014-15 में बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट था भारत का, सोच लीजिए। और 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस पे मध्य प्रदेश था। 2021-22 में जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है एसडीपी, उसमें उसके अकॉर्डिंग कौन था, मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे था। ठीक है, जहाँ पे मणिपुर दूसरे पे, मिजोरम, बिहार और त्रिपुरा। ठीक है, मतलब कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जो जैसे यूनियन लेवल पे तो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट लेवल पे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का, 2019-20 में जो 21-22 का सर्वे आया उसके अकॉर्डिंग। चलिए 2016 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इवेंट्स दिया हुआ है, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। ठीक है, देखो गरीबी हटाओ हमने देखा कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान का है ना, कब से कब तक, 1974 से 79। ठीक है, फिर क्या है, बैंक नेशनलाइजेशन और बिगनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बिगनिंग कब हुई थी बताइए, 1966-67 से। ठीक है, और बैंक नेशनलाइजेशन 1969। अब इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, तो सबसे पहले क्या होगा, थर्ड, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट, मतलब कि बी। आइए देखते हैं, देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का 2 ऑब्जेक्टिव था, गरीबी हटाओ, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966-67 से शुरू हुआ था। ठीक, चलिए 2016 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोलिंग प्लान। ये कह रहा है जो रोलिंग प्लान था उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, चारों में से कौन सा सही है हमें एक एक करके ये देखना है। ये एक करके स्टेटमेंट पहले देखते हैं। अ प्लान फॉर सिंगल ईयर, सही है। रोलिंग प्लान जो था वो साल भर के लिए था, 1 साल के लिए, सही है। प्लान दैट इज डिटरमाइंड फॉर 3, 4 और 5 ईयर्स, ये भी सही है। रिन्यूड एवरी अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमी, हाँ। प्री रिक्विजाइट्स प्लान फॉर 10, 15, 20 ईयर्स, ये चारों स्टेटमेंट इसको लेकर के सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017-2018 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया, ये इसीलिए पीवाईक्यूज और भी ज़्यादा रेलेवेंट होता है।
ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के पहले चेयरमैन अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये कौन थे, नीति आयोग के पहले चेयरमैन बने थे। ठीक है, चलिए 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाई अशोक चंद्र। अशोक चंद्र के द्वारा इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया इनमें से किसे कहा गया था, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल कैबिनेट या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको ARC भी कहते हैं। बताइए, इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया, ये प्लानिंग कमीशन को कहा गया था। देखो, अशोक चंद्रा ने प्लानिंग कमीशन को क्या कहा था, इकोनॉमिक कैबिनेट, याद रखिएगा। 2018 का क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड विद फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। ये कह रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर के कौन सा 5-year प्लान था, 12th 5-year प्लान का मेन फोकस कहाँ पे था, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ। 2012 से 17 लॉन्च्ड, जिसका मेन फोकस कहाँ था, फास्टर, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जहाँ पे 11th 5-year प्लान जो कि 7 से 12 था, उसका मेन एम क्या था, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, याद रखिएगा। 2019 का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एट द टॉप इन द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2019। ये कह रहा है आई मतलब कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग जो नीति आयोग निकालती है, उसमें टॉप स्टेट कौन सा था, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा था, कर्नाटका। देखो, इनोवेशन इंडेक्स 2019 किसके द्वारा रिलीज होता है, नीति आयोग के द्वारा। इसमें सबसे ऊपर कौन सा स्टेट था, कर्नाटका था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 का, हु अपोज्ड प्लान डेवलपमेंट इंडिया। भारत में प्लान्ड डेवलपमेंट को अपोज किसने किया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्लान्ड डेवलपमेंट भारत में इसको अपोज किया था। ये देखते हैं, महात्मा गांधी ने क्या अपोज किया था, प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी, इसका कंसेप्शन क्या था, सेल्फ रिलायंस, मतलब कि सिंपल लिविंग एंड सिंपल सफिशियंसी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लान करके डेवलपमेंट हो, जो भी चल रहा है धीरे धीरे करके सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, बस उनको इससे मतलब था। ठीक, चलिए 2020 का क्वेश्चन, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन एन अटैच्ड ऑफिस अंडर। ये कह रहा है कि डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ऑफिस जो कि क्या मॉनिटर करते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं, नीति आयोग के अंडर में आते हैं। कौन, ये ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। देखो, जिसको DMEO भी कहते हैं, established by government on 18 September 2015 as an attached office of नीति आयोग। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, मनी एंड बैंकिंग। अब हम देखेंगे इस पे कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये एक करके देखते हैं। 2010 का क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ RBI बताइए, मुंबई। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 2010 का क्वेश्चन, इन इंडिया डेसिमल कॉइनेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। कह रहा है भारत में जो डेसिमल कॉइनेज सिस्टम था वो किस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1957 में। याद रखिएगा बस कि डेसिमल कॉइनेज सिस्टम क्या होता है क्या नहीं, ये नहीं, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1957 में। अब वैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। 2010 का क्वेश्चन, मनी एंड क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाई। भारत में मनी और क्रेडिट किसके द्वारा कंट्रोल होता है, RBI के द्वारा। RBI का मेन वर्क वही है। 2010 का, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ RBI रिफर्स टू, ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है बताइए, जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उनका सेल एंड परचेज, जो सिक्योरिटीज़ होती है उनकी सेल एंड परचेज, यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ए होगा इसका आंसर। ओपन मार्केट RBI का मतलब क्या होगा, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल, किसके द्वारा, RBI के द्वारा, ओपन मार्केट में। ठीक है, सेंट्रल बैंक यूज दिस एज, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक, चलिए 2010 का क्वेश्चन, इंक्रीज इन CRR बाई RBI ऑफ इंडिया रिजल्ट से। आप देखो, CRR का मतलब क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। अगर RBI ने CRR बढ़ा दिया तो क्या होगा बताइए आप। देखो, CRR का मतलब ये है हमारा बैंक,
अब आरबीआई क्या कह दिया बैंक को, आपको अपने पास जो आप फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं वो अमाउंट और भी ज़्यादा रखना है। वही हो गया सीआरआर, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, जो आप कैश में अपने पास रखते हैं एज अ रिजर्व, उसको और ज़्यादा रखना। तो अभी मैं पीछे बताइए कि पैसे तो हैं दो ही जगह होंगे, या तो मार्केट में चलेंगे या तो बैंक में रखाएंगे। तो जब बैंक में ज़्यादा पैसे रखने हैं तो मतलब कि मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे, तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगी। देखो, आरबीआई मैंडेट कॉमर्शियल बैंक टू होल्ड सर्टेन मिनिमम अमाउंट, मतलब कि जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं आरबीआई उनका फिक्स की रहती है कि आपको इतने अमाउंट अपने पास रखने ही रखने हैं। वही होता है कैश रिजर्व रेशियो, तो वो बढ़ा दिए कि मतलब कि अमाउंट आपको और ज़्यादा रखना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू केप्ट इन रिजर्व एज अगेंस्ट द बैंक टोटल डिपॉजिट, उसी को सीआरआर कहते हैं। अगर उसमें बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे। चलिए 2011 का क्वेश्चन, पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। पेपर करेंसी पहली बारी भारत में कब स्टार्ट हुआ? 1862 में। देखते हैं पेपर करेंसी। मॉडर्न सेंस ट्रेस इट्स origin to the late 18th century with the issue of private bank as well as semi government bank, Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras। बस इतना याद रखिए कि 18वीं शताब्दी में हुआ था, 1862 में। ठीक है, चलिए 2011 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कह रहा निम्नलिखित में से मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये देखते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स ये नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी का इससे क्या मतलब कि इनकम और एसेट्स का इक्विटी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, हाँ। ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या है? स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना, फाइनेंस को स्टेबल रखना। ठीक है, मेन वर्क मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। देखो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स ये मेन ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक, बाकी तीन जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। 2011 का क्वेश्चन, ऑन विच डेट न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स विथ 2004-5 एज द बेस ईयर रिलीज्ड। ये कह रहा है कि किस डेट पे डब्ल्यू एज अ बेस ईयर रिलीज हुआ था। WPI विथ 2004 एंड 5 एज अ बेस ईयर रिलीज हुआ था। तो 14 सितंबर 2010 को WPI 2004-5 को एज अ बेस ईयर एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 2011 का क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है आरबीआई से रिलेटेड, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये एक एक करके देखते हैं। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, सही है। आरबीआई बैंकर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी सही है। आरबीआई एस्टेब्लिश्ड इन 1959, ये गलत है, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1935 से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो 1949 तो काफ़ी लेट हो गया ना। देखो, आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935, किस एक्ट से? सॉरी, आरबीआई एक्ट 1934 से। ठीक, चलिए 2011 का क्वेश्चन, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? अभी ये 2011 के अकॉर्डिंग पूछे। 2011 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, पीएसबीज, वो कितने थे? 20। ठीक है, चलिए अभी प्रेजेंट में कितना है आप लोग ये भी देख लीजिएगा। 2011 का क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज परमिटेड टू। भारत में पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड को परमिशन कब मिली? 1993 में। 2012 का क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज ऑफ रूरल ब्रांचेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबीज आर एज ऑन 36/2012 अकॉर्डिंग टू आरबीआई वॉज अप्रॉक्सीमेटली। ये कह रहा है जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक आरआरबीज हैं, वो कितने परसेंटेज रूरल ब्रांच, उसका कितना परसेंट रूरल ब्रांचेस हैं? बताइए। जितने भी तरीके के ऑल काइंड्स ऑफ बैंक्स दिया हुआ है ना यहाँ पे, ऑल काइंड्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक और आरआरबीज के कितने परसेंट रूरल ब्रांच हैं? 37। आइए देखते हैं। देखो, आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग क्या है? परसेंटेज ऑफ रूरल ब्रांच ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबीज कितने हैं? 37% है। ठीक है, चलिए 2012 का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। भारत में शेयर मार्केट कौन कंट्रोल करता है? सेबी। सेबी उसी के लिए है ही। 2012 का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ऑपरेट मेनली इन रिलेशन टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज को कौन सा बैंक देखता है? सिडबी।
देखो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था? 2 अप्रैल 1990। किस एक्ट, अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, एक्ट एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, चलिए 2012 का क्वेश्चन, हु मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत में कौन मेंटेन करता है बताइए? आरबीआई। आरबीआई का ये सारा काम है। ठीक है, चलिए 2012 का क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट इज सिचुएटेड एट, दलाल स्ट्रीट कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई में। देखते हैं, दलाल स्ट्रीट एक स्ट्रीट है इन डाउनटाउन दिल्ली दैट हाउसेस द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो BSE है वहाँ पे वो है, इसीलिए दलाल स्ट्रीट इंपॉर्टेंट। ठीक, इट इज़ रिसीव्ड द नेम दलाल स्ट्रीट आफ्टर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मूव देयर इन 1874। 1874 में जब उस स्ट्रीट पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चला गया, तब से उसका नाम दलाल स्ट्रीट नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 2012 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्क एज, ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में कैसे वर्क करती है बताइए? एक डेवलपमेंट बैंक की तरह, बी डेवलपमेंट बैंक। ठीक, 2013 का क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर फॉर बैंक्स, हाँ ये देखो, फाइनेंशियल ईयर फॉर बैंक्स इज अप्रैल टू मार्च, बट व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के अलावा जितने बैंक्स होते हैं उनका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल से लेकर के मार्च तक। बट आरबीआई के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ये क्वेश्चन ये पूछा है। अरे सेम ही होता है सबके लिए, अप्रैल से मार्च तक ही होता है, देखो। ठीक है, बैंक्स के लिए भी, बाकी मतलब आरबीआई के अलावा जितने बैंक्स हैं उनके लिए भी अप्रैल से मार्च होता है, और आरबीआई का भी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च ही होता है। 2013 का क्वेश्चन, प्रमोटर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएसई का इसमें से कौन प्रमोटर है? एसबीआई भी प्रमोट करता है, एलआईसी एंड जीआईसी भी, आईडीबीआई भी करता है, मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव, ये चारों प्रमोटर हैं किसके? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के। देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था? 1992 में। किसके रिकमेंडेशन पे? मनोहर जे फिरवानी कमिटी। प्रमोटर कौन कौन है? इडबी, एसबीआई, आईएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी, आईडीएफसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 2014 का क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? एक तरफ बैंक का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके हेड ऑफिस का लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता, ये सही है। नॉट करेक्ट पूछा है। स्मॉल इंडस्ट्री, मुंबई डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये गलत है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का कहाँ होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का हुआ मतलब बैंक कौन हुआ? सिडबी हुआ ना, अभी हमने पीछे देखा। इनका हेडक्वार्टर लखनऊ है। ठीक है, ना कि मुंबई डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर दूसरा होगा। तीसरा देखते हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक चेन्नई, ये भी मतलब कि सेकंड हमारा गलत है। देखते हैं, बी आंसर होगा। देखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी कहते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ है, याद रखिएगा। 2014 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम सेटअप इट्स ब्रांच इन चाइना? ये कह रहा है कि कौन सा प्राइवेट बैंक सबसे पहला प्राइवेट बैंक जो कि अपना ब्रांच चाइना में सेटअप किया? आईसीआईसीआई नहीं, एचडीएफसी नहीं, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है जो कि पहली बारी चाइना में अपना ब्रांच सेटअप किया। ये देखते हैं। देखो, जनवरी 2014 में एक्सिस बैंक ने अपना एक ब्रांच ओपन किया। कहाँ पे? संघाई, मेकिंग इट्स फर्स्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन चाइनीज मेनलैंड। ठीक है, चलिए 2014 का क्वेश्चन, नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। ये कह रहा है नाबार्ड कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1982 में। ठीक, 2014 का क्वेश्चन, इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड रीफाइनेंस विच इंस्टीट्यूशन इज द बिगेस्ट? ये कह रहा है एग्रीकल्चरल फाइनेंस और रीफाइनेंस में, मतलब कि एग्रीकल्चर फाइनेंस और रीफाइनेंस के रिलेशन में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर में कौन है? नाबार्ड है, याद रखिएगा। ठीक, देखो 2016 का क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? ये कह रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? तो आइए एक एक करके देखते हैं। टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विस टू पुअर पब्लिक। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता क्या है? इंक्लूड करना,
इंक्लूजन का मतलब इंक्लूड करना, मतलब कि मार्केट में और भी पैसे लाना, ठीक। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विस टू पुअर पॉपुलेशन को फाइनेंशियल सर्विस देना, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। टू अनलॉक द डोर ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ वीकर सेक्शन, ये भी है। श्रिंकिंग ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को श्रिंक करना मतलब ऐसे सिकोड़ना, कम करना, इसका ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सेक्टर इन रूरल एरियाज, ये है हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। देखो, extending financial service to poor population, unlocking door of growth potential of weaker section of society and extending financial service sector into रूरल एरियाज, ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक। चलिए 2016 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैज़ बीन सेटअप एट, ये कह रहा है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वो कहाँ पे सेटअप है, बताइए। गांधीनगर में, ठीक। चलिए देखो, IFSCA कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2020 में। किसके अंडर में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंडर में। हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। 2016 का क्वेश्चन, फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक LDB जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1920 में। तो कहाँ पे हुआ था, झांग कहाँ पे है बताइए, पंजाब में, ठीक है। यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट LDB, देखो फर्स्ट LDB झांग, पंजाब 1920। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ लैंड एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज स्टार्टेड सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम, कह रहा है कौन सा बैंक सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्टार्ट किया, तो SBI ने स्टार्ट किया था। देखो सितंबर 2015 में SBI ने क्या किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद 7 ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनीज हैज स्टार्टेड द सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम, मतलब कि SBI और भारत की 7 बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनीज ने साथ में मिलकर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम लाए थे, कब, 2015 में। 2017 का क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। सब कितना आसान है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सबसे जो इसेंशियल क्वेश्चंस होते हैं वही सब है। 2017 का क्वेश्चन, रेपो रेट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ, रेपो रेट किसके अंडर में आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में आएगा। 2017, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके अंडर में आएगा बताइए, क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये सब तो एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है डिमोनेटाइजेशन का। भारत में अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, कब हुआ था बताइए, 2016 में, नवंबर 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसी पे ये क्वेश्चन बना है। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। रिडक्शन इन यूज़ ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, ये ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीज इन यूज़ ऑफ डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये भी ऑब्जेक्टिव था। एक्सपेंडिंग टैक्स बेस, ये भी था। इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ GDP, डिमोनेटाइजेशन से GDP कैसे बढ़ेगी, ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर डी होगा। देखते हैं, देखो नवंबर 2016 में भारत सरकार ने अनाउंस किया था डिमोनेटाइजेशन किसका, 500 और 1000 के नोट का, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लैक मनी जो है उसको कर्ब करना मेन ऑब्जेक्टिव है डिमोनेटाइजेशन का। विच इंक्लूड इनकम विच हैड नॉट बीन रिपोर्टेड एंड दस वाज अनटैक्स्ड। ब्लैक मनी का मतलब क्या, वो इनकम जिनका रिपोर्ट नहीं हुआ है, मतलब कि जिस पे लोग टैक्स वगैरह पेड नहीं करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैरिड आउट बाई कैश वगैरह का जितना ट्रांजेक्शन है कम करना, डिजिटल मोड्स को ज़्यादा यूज़ करना, रिड्यूसिंग फाइनेंस अवेलेबल टू टेररिस्ट एंड रेडिकल ग्रुप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन, कोर इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू, कोर इन्फ्लेशन किससे रिलेटेड है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग बोथ फूड इन्फ्लेशन फ्यूल इन्फ्लेशन, मतलब कि हेडलाइन इन्फ्लेशन से क्या करना, माइनस कर देना। फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को माइनस कर दोगे तो वो किससे रिलेटेड होगा, कोर इन्फ्लेशन से। देखो कोर इन्फ्लेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग रन ट्रेंड इन प्राइस लेवल एंड इज इन मेजरिंग लॉन्ग रन इन्फ्लेशन ट्रांजेक्टरी प्राइस चेंज शुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2021 का क्वेश्चन असर्शन रीजन फॉर्मेट में दिया हुआ है, आइए एक करके देखते हैं। असर्शन क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग इन द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। हाँ, द सिचुएशन इज ड्यू टू डिफिशियंसी एग्जिस्टिंग इन इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। देखो, bottleneck इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन दैट टेक प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली वाइल डिमांड रिमेन एट द सेम लेवल। मतलब कि डिमांड अपने ही जगह पे है, जितना डिमांड चीज़ों की हो रही है वो है, बट सप्लाई डिक्रीज होते जा रही है, मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई कम होते जा रही है। इससे क्या होता है, दिस क्रिएट एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी एज द सप्लाई कैन नॉट मैच इट। इससे डिमांड और बढ़ता जाएगा क्योंकि सप्लाई मैच नहीं कर पाएगी, और इसके रिजल्ट से क्या होगा, प्राइस और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब सामान कम रहेगा उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी तो प्राइस उस चीज़ का बढ़ेगा ना। सच सिचुएशन अराइज ड्यू टू सप्लाई साइड एक्सीडेंट। सप्लाई कम क्यों हो रहा है, एक्सीडेंट, हजार्ड, मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, तो उसमें प्राइस बढ़ रहा है, आप समझ में। इसलिए गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट ऑन विच बेसिस हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है किस बेसिस पे मेजर करते हैं, कंबाइंड सीपीआई के बेसिस पे। देखो सी, ठीक है, कंबाइंड सीपीआई के बेसिस पे हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। 2021 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द WPI डेटा इन इंडिया। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कौन सी ऑफिस या कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज़ करता है, बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, और बेस ईयर क्या है, 2011-12। चलिए 2021 का क्वेश्चन क्या है, सेंसेक्स क्या है, पॉपुलर इंडेक्स ऑफ BSE। ये हमें पता है ना, BSE का पॉपुलर इंडेक्स है ना सेंसेक्स। इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ब्लू चिप्स कंपनीज लिस्टेड इन BSE। बताइए, 30 ब्लू चिप कंपनीज के बेसिस पे ये होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।